नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गईं। एक सवाल के जवाब में सलमान खुर्शीद ने माना कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। मलियाना, मुजफ्फरनगर और पूरी लंबी लिस्ट है सर राइट्स की कांग्रेस रिजीम में। और उसके बाद सर बाबरी मस्जिद के दरवाजों का खुलना, उसमें मूर्तियों का रखना, देन बाबरी मस्जिद की शहादत जो कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ। तो ये तमाम जो खून के धब्बे कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के हैं, इन धब्बों को आप किन अल्फाज के साथ धोएंगे वो? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पूर्व कानून मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री और पूर्व कंपनी मंत्री सलमान खुर्शीद की ओर एक छात्र ने एक सवाल उछाला था। उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन मंच पर खड़े विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ने कहा उसे बोलने दिया जाए, मैं जवाब दूंगा। अब जवाब की बारी। सलमान खुर्शीद ने शुरुआत की, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके जवाब के आगे एक बहुत बड़ा हिसाब तय होगा। हमारे दामन में खून के धब्बे हैं, इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। छात्र सन्न सलमान खुर्शीद ये क्या कह रहे हैं? ये साफ गोई एक वकील के तौर पर तो सही थी, लेकिन कांग्रेस की सियासत के लिए उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं, आप उन धब्बों नहीं बता रहा हूं ना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। तुम वार इन पे करोगे, धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो, हमारे इतिहास से सीखो और समझो। और इस अपना हशर ऐसा मत करो कि तुम 10 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आओ और आप जैसा कोई सवाल पूछने वाला भी ना मिले। बीजेपी को और क्या चाहिए था? कांग्रेस का एक मुसलमान नेता खुद ही बोल रहा था कि हाँ, हमारे राज में मुसलमानों को मारा गया है। पार्टी ने पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री पर हमला बोलने के लिए मौजूदा अल्पसंख्यक मंत्री को आगे किया। सांप्रदायिक दंगों का एक शर्मनाक इतिहास रहा है। निश्चित तौर से कांग्रेस के लोग अगर इस बात का एहसास कर लें और आज भी अगर ये समझें कि उन्होंने बहुत बड़ा देश के साथ अन्याय किया है, पाप किया है, देश के बेगुनाहों की हत्याओं को जिस तरह से उन्होंने अपने सियासत की जो रोटियां सेकने का एक अस्त्र बनाया था, वो बहुत बड़ा बुराई की है। तो हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जो के दामन पर जो खून के दाग हैं वो सिर्फ कह देने से धुल जाए। सबसे क्लासिक बयान आसाराम के मुरीद बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से आया। उन्होंने पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ही आतंकी विचारों का अड्डा बता डाला। जामिया मिलिया इस्माइलिया में कहा था, एएमयू, और भी अच्छा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अड्डा है सब आतंकवादियों विचारों का। कांग्रेस बहुत असहज हो गई थी। महाभियोग प्रस्ताव से कन्नी काटने के बाद सलमान खुर्शीद ने 2 दिन में दूसरी बार पार्टी को पसीना छुड़ाया है। कांग्रेस अब व्यक्तिगत विचार की ओट ले रही है। क्या बयान दिए हैं मुझे जानकारी इसकी नहीं है। अलीगढ़ से उनका पुराना वास्ता है, अलीगढ़ उनके घर की तरह से वो गए होंगे, देखा होगा, और किन पर क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया गया, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। सफाई आते आते सियासत कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी थी। ऊपर से खुर्शीद की जो सफाई आई, उसमें उबार का भाव कम और डूब का भाव ज्यादा था। किसी ने मुझसे ये कहा कि आपकी पार्टी पर दाग है, मैंने कहा मुझ पर दाग है। इससे तो कोई गुरेज नहीं कर सकता कोई। मैंने कहा मुझ पे दाग है। अगर मेरी पार्टी को आप कह रहे हैं तो मुझ पे दाग है। जारी तो कांग्रेस की मुसीबत है। मणिशंकर अय्यर के दिए दर्द से वो जैसे तैसे निकल पाई थी कि सलमान खुर्शीद खड़े हो गए। आज तक ब्यूरो। कल का दिन आसाराम बापू के लिए अहम है, क्योंकि कल ये फैसला होगा कि आसाराम बापू जेल में रहेंगे या मिलेगी बेल। आसाराम का गुनाह क्या है? उत्तर प्रदेश का वो पूरा परिवार ही आसाराम का भक्त था और इसलिए उस परिवार ने अपनी 16 साल की बेटी को पढ़ने के लिए छिंदवाड़ा आसाराम के आश्रम भेजा था। लेकिन आरोप यह लगा कि आसाराम ने अपनी हवस मिटाने के लिए झाड़ फूंक के बहाने उस बच्ची से
को छिंदवाड़ा से जोधपुर बुलवा लिया। माता पिता को वापस भेजकर रात में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया ताकि हमारा परिवार और हम सुरक्षित रह सकें। आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम दरअसल एक अय्याश आदमी है। उस पर उसकी बुरी नजर थी, इसीलिए उसने छिंदवाड़ा से उसे जोधपुर बुलवाया और अगस्त के पहले महीने में उस पर टूट पड़ा। आरोप में कहा गया कि छिंदवाड़ा गुरुकुल में लड़की की तबीयत खराब हुई तो गरीब माँ बाप को खबर दी गई। माता पिता गुरुकुल पहुंचे तो बताया गया कि सुधार है, लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए झाड़ फूंक और अनुष्ठान की जरूरत पड़ेगी। अनुष्ठान खुद आसाराम करेंगे और इसके लिए लड़की को जोधपुर ले जाना होगा। माँ बाप बेटी को लेकर जोधपुर पहुंच गए। आरोप है कि आसाराम ने कहा रात भर पूजा और अनुष्ठान करना होगा, इसके बाद लड़की में वो दैवीय शक्ति भर देगा, वो बहुत बड़ी वक्ता बन जाएगी और इसके लिए उसे एकांत चाहिए। माँ बाप को लौटा दिया गया। एफआईआर में लिखा है कि इसके बाद भगवान की तरह पूजे जाने वाले आसाराम की नजरों में हैवान उतर आया था। ये किसानों का घर है तो इधर मेरी कुटिया है, तो कोई बातें करे तो मेरे तक आवाज पहुंचे, मैं कुछ बापू खां से उनको पता चल जाए और फिर मैं किसी का गला दबोचूं, मुंह दबोचूं और 1.5 घंटे तक उसके शरीर पर हाथ घुमाऊं और वो चिल्लाती रहे हे भगवान। वो बच्ची ने नहीं बोला है, बच्ची से बुलवाया गया। आरोपों के मुताबिक आसाराम ने बच्ची से रेप के बाद उसे धमकी भी दी कि अगर उसने जुबान खोली तो वो सबको रास्ते से हटा देगा। इसीलिए लड़की ने अभिभावकों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो घर लौट गए। कुछ दिन बाद लड़की अपने गांव आई, तब उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। वो लड़की को लेकर रामलीला मैदान में चल रहे समागम के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें किसी से नहीं मिलने दिया गया। हार कर उन्होंने कमला मार्केट थाने में आसाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन इसके बाद भी आसाराम की बदसलूकियां कम नहीं हुई। प्रभाव की ऐसी तैसी, दुख की ऐसी तैसी, बेचैनी की ऐसी तैसी, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाद जा बस सफिशिएंट। आसाराम पुराना खिलाड़ी है। अहमदाबाद में भी उसके खिलाफ 2 लड़कियों ने रेप के आरोप लगाए हैं। उस एफआईआर में लिखा है कि 2001 में अहमदाबाद के अपने घर पर आसाराम ने साधिका बनाने का लालच देकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद तो आसाराम की रंगीनियों के एक से एक किस्से सामने आते चले गए। आरोप ये भी लगे कि अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए उसने बाकायदा गुंडों की फौज पाल रखी थी। फैब्रिकेट है, बोगस केस है, धर्मांतरण वालों की सब खेलबाजी है। सारे आरोप लगे हैं, अरे बारे में आपका क्या कहना है? फैब्रिकेट है, फैब्रिकेट। आसाराम आरोपों के बाद भागता रहा, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे से तीसरे, और पुलिस उसके पीछे पीछे भागने का नाटक करती रही। उसने पुलिस को खुली चुनौती दी थी कि अगर उसे छूने की कोशिश हुई तो उसके भक्त हाहाकार मचा देंगे। बाद में अदालत से फटकार मिलने पर पुलिस को आसाराम पर फंदा कसना पड़ा। आज तक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में जोधपुर की अदालत आसाराम बापू पर कल फैसला सुनाएगी और इसे देखते हुए जोधपुर समेत पूरे राजस्थान में सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस को शक है कि राम रहीम पर आए फैसले के बाद जिस तरह से समर्थकों ने दिल्ली समेत कई जगहों पर उपद्रव मचाया था, वैसी ही स्थिति आसाराम के समर्थक भी पैदा कर सकते हैं और इसीलिए पुलिस कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती। पूरा जोधपुर शहर छावनी में तब्दील हो चुका है और जितने पुलिस वाले खाकी वर्दी में नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा सादी वर्दी में फैले हुए हैं। उसे डर है कि अगर कोर्ट का फैसला नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आसाराम के खिलाफ गया तो उसके भक्त शहर में कोहराम न मचा दें। कहाँ जा रहा है पर्टिकुलर, कोई किसी उसमें समर्थक तो नहीं है, उसको वगैरह चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं भी कोई काम है जोधपुर में, किस काम से जा रहा है, किस गाड़ी लोकल है, बाहर की है, सभी तरह की चेक की जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि फैसले के लिए आसाराम के लाखों समर्थक जोधपुर पहुंच सकते हैं और शहर की कानून व्यवस्था को चौपट कर सकते हैं।
होटल की तलाशी ली जा रही है, धर्मशालाओं को खंगाला जा रहा है, सरायों की जांच की जा रही है और मुसाफिर खानों में पूछताछ चल रही है। चेकिंग चल रही है, संदिग्ध जो भी व्यक्ति हैं जो इस तरह भी ये सभी गाड़ियां वगैरह चेकिंग की जा रही है, सभी को चेक करके ही एंटर किया जा रहा है। बिना चेक किए कोई गाड़ी नहीं, बिना चेक किए कोई गाड़ी चेक नहीं। पुलिस की आंखें हर उस कोने में धंसी हुई हैं जहां इंसान के छिपे होने की संभावना हो सकती है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस गश्त लगा रही है, भगत की कोठी पर गश्त लगा रही है, राई का बाग में गश्त लगा रही है। इसके अलावा मंगलवार के दिन शहर को आने वाले सारे रास्तों पर नाकेबंदी की मुकम्मल तैयारी है। एसटीएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, एक एक गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो भी यहाँ से निकल रही है गाड़ियाँ, उन सारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। एसटीएफ के हथियारबंद जो जवान हैं वो भी इस पूरी तलाशी में हैं। कहीं कोई आसाराम का समर्थक इस भीड़ में निकल ना जाए और कहीं उपद्रव न करे, इसको देखते हुए पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जोधपुर के अफसरों की नींद उड़ी हुई है, पुलिस वालों के तो हाथ पांव फूले हुए हैं। फैसले के दिन पुलिस के 1,500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही आरएसी की 5 अतिरिक्त कंपनियां शहर में मार्च करेंगी। स्पेशल टास्क फोर्स भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी है। हाटी रानी बटालियन, वज्र और वाटर कैनन की तैनाती अलग से की गई है। जो वज्र वाहन है, एसटीएफ है, वो सारी तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके जेल के आसपास, ये जेल जो है षटकोण कह सकते हैं इसको, जिसके 6 कोने हैं बना हुआ, और चारों तरफ इस तरह से जो वज्र वाहन है और एसटीएफ हैं और उसकी तैनाती की गई है ताकि जेल के आसपास कोई भी परिंदा पर नहीं मार सके। इस तरह की व्यवस्था की गई है। आसाराम की महिला समर्थकों की तादाद भी बहुत बड़ी है। इसे देखते हुए पुलिस ने अलग से बंदोबस्त किए हैं। सेंट्रल जेल और इसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में महिला जवानों की तैनाती की जा रही है। उन्हें हटाने के लिए पहले से बसों को तय स्थानों पर तैयार रखा जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे पर भी महिला जवानों को तैनात किया जा रहा है। इतने के बाद भी प्रशासन को इत्मीनान नहीं है। पुलिस कमिश्नर खुद सुरक्षा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों और प्रमुख विभागों के आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि जीआरपी और आरपीएफ तक को इस बैठक में शामिल किया गया। जोधपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ बासनी, राई का बाग और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के साथ जीआरपी की टीमें आसाराम के भक्तों को वहीं पकड़ने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ की 2 अतिरिक्त कंपनी भी बुलवाई है। वरुण वाहन जो होता है, जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी की धार छोड़ी जाती है, ये सब किसके इंतजाम है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अपने अपने इलाकों में छुप कर रह रहे आसाराम के समर्थकों के बारे में फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को बताएं। होटल मालिकों से कहा गया है कि वह किसी भी संदिग्ध अतिथि को कमरा देने से पहले पुलिस को खबर दें। पुलिस कंट्रोल रूम ने इसके लिए अलग से तैयारी की है। आसाराम के समर्थकों का इतना आतंक इसके बावजूद है कि फैसले के लिए जेल में ही अदालत लगेगी, वहीं उसे सजा सुनाई जाएगी। इसके लिए पुलिस ने बाकायदा हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। आसाराम के वकीलों ने इसका विरोध किया था, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सेंट्रल जेल जोधपुर में सुनाने के आदेश दिए थे। इस 4 को जो आदेश पर सुनाने का है वो जेल में सुनाया जाएगा। हमारे द्वारा यह दलील दी गई थी कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पूर्व में भी ऐसे अनेक हादसे हो चुके हैं, इस कारण से जेल में आदेश सुनाया जाए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। भारत के आपराधिक इतिहास में यह चौथा मामला है जब फैसला सुनाने के लिए जेल में अदालत लगेगी। सबसे पहले इंदिरा गांधी के हत्यारों बेअंत और सतवंत सिंह को सजा सुनाने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में अदालत लगी थी। दूसरी ओर मुंबई हमले के कसूरवार आतंकी अजमल आमिर कसाब को सजा सुनाने के लिए आर्थर रोड जेल में अदालत लगी थी। तीसरी बार डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाने के लिए सोनारिया जेल में अदालत लगी थी। चौथी बार नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम पर फैसला सुनाने के लिए जोधपुर जेल में अदालत लगेगी। एक हॉल है जहां पर अस्थायी कोर्ट लगाया गया है, जहां पर जज साहब आएंगे और आसाराम वहां पेश होगा। उसके बाद कल फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन खौफ केवल जोधपुर में नहीं है, पूरे राजस्थान में पुलिस चौकन्नी है। जोधपुर में तो धारा 144 ही लगी हुई है। दिल्ली पुलिस अलग से तैयारी कर रही है। यूपी और हरियाणा की पुलिस भी दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। आसाराम के सारे आश्रमों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता और सब शांतिपूर्वक निपट नहीं जाता, किसी को चैन नहीं है, न पुलिस को न जनता को। आज तक
कल का दिन अहम है, यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे। बॉलीवुड डांस मास्टर सरोज खान के कास्टिंग काउच के मुद्दे पर दिए गए बयान पर हंगामा मच गया है। सरोज खान के बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की पूर्व सांसद रेणुका चौधरी ने सरोज खान के सुर में सुर मिला दिया है। रेणुका चौधरी ने कहा है कि केवल फिल्म इंडस्ट्री में ही कास्टिंग काउच नहीं होता, देश की संसद भी इससे अछूती नहीं है। कांग्रेस के नेता ने अपील की है कि लोगों को मी टू कैंपेन के तहत अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो चला आ रहा है बाबा आदम के जमाने से, अभी से थोड़ी। हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। वो मत बोलो, वो लड़की के ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम उसके हाथ में नहीं आना चाहते तो नहीं आओगे। तुम्हारे पास आर्ट है तो तुम क्यों अपने आप को बेचोगे? फिल्म इंडस्ट्री का नहीं लेना, वो हमारा माई बाप है। सोचता है कि इतना ताकत मेरे हाथ में है और इनको टुकड़े देने के लिए हम जो दाम वसूल करना है वसूल कर देते हैं। कास्टिंग काउच सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर वर्किंग स्पेस में कास्टिंग काउच होती है। इसीलिए मैंने कानून लाई थी उन दिनों में, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। ये कानून हम लाए थे, लागू किए थे। कानून लागू करने से क्या होता है, अमल करने में बड़ी दिक्कत होती है। कास्टिंग काउच एग्जिस्ट। सरोज खान ने विवादित नहीं, वास्तवता बताई है। बवाल बढ़ा तो सरोज खान ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल ये एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, क्या दूसरी इंडस्ट्रीज में भी कास्टिंग काउच होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोहित आगे दंगल लेकर आपके साथ होंगे, देखते रहिए आज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।